अनुवाद वास्तव में आज की दुनिया के लिए विकास का एक सशक्त उपकरण बन गया है। उसकी प्रासंगिकता के आयाम, उसकी सार्थकता के आयाम बहुत सारे हैं। आज हम भारत के और दुनिया के संदर्भ में देखें तो कह सकते हैं कि उसकी आवश्यकता, उसकी उपादेयता निरंतर बढ़ रही है। सिनेमा इसका सशक्त उदाहरण है। आज दुनिया का किसी भी देश का सिनेमा हो, पिक्चर हो, उसे हम हमारी भाषा में अनुवाद के माध्यम से, डबिंग के माध्यम से, टाइटलिंग, वॉइस ओवरिंग, इन सब के माध्यम से हम देख सकते हैं। और इस प्रक्रिया ने, अनुवाद के इस कृत्य ने, कार्य ने दुनिया के जो अवरोध हैं उनको तोड़ा है। भाषा के अवरोध तोड़े हैं, अबोधता के अवरोध तोड़े हैं और एक प्रकार से दो देशों को, दो राज्यों को, दो संप्रदायों और समुदायों को, दो धारणाओं और विचारों को, दर्शनों को जोड़ने का काम किया है। दुनिया भर में, देश विदेश में बैठे स्वदेशियों और प्रवासी भारतीयों को भी एक सूत्र में बांधने का काम अनुवाद ने किया है। मामला बाजारवाद का हो या चिकित्सा के क्षेत्र का हो, महत्वपूर्ण क्षेत्र अनेक हैं। खेल है, मनोरंजन है, शिक्षा है, आदान प्रदान है, विनिमय है, व्यवसाय है। इन सब क्षेत्रों में देखें, योग की दुनिया हो या हास्य का लोक हो, व्यंग्य का संसार हो या धर्म और साधना के क्षेत्र हों, सभी में अनुवाद और अनुवादकों ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को जोड़ने, बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। धारावाहिकों के माध्यम से भारतीय भाषाओं की अनूदित कालजयी रचनाओं का संदर्भ हो या अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित, प्रचारित, प्रदर्शित होने वाले वे समाचार हों जिनका स्रोत अंग्रेजी है और विभिन्न भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद युद्ध स्तर पर किया जाता है। और बहुत सी प्रेस एजेंसियां, बहुत से संवाददाता इसमें दिन रात समर्पित रहते हैं, कार्यरत रहते हैं और सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर इस तरह के तमाम कार्य अनुवाद के माध्यम से किए जाते हैं। विज्ञप्तियां हों, सरकारी गैर सरकारी विज्ञापन हों, सूचनाएं हों, मार्गदर्शन करने वाले निर्देश हों, प्रचार प्रसार की सामग्री हो, नीति निर्देशक सिद्धांत हो, पर्यटन हो, गृह सज्जा हो, तो हम देख सकते हैं कि ये निश्चित रूप से लाभ देने वाले अवसर इनके माध्यम से आते हैं। अनुवाद ने निश्चित रूप से एक बड़ा काम कर दिखाया है। हम देख सकते हैं कि अनुवादकों ने जो शिक्षा के स्तर की अनेक पाठ्यपुस्तकें हैं, संदर्भ ग्रंथ हैं, उन सब को भी हमारे सामने उपलब्ध कराया। अब जिन क्षेत्रों में हम भारतीय भाषाओं में, स्वभाषा में अनुवाद के बिना शिक्षा अर्जन करने का मार्ग संभव नहीं देख पा रहे थे, अब अनुवाद ने उन क्षेत्रों, उन दिशाओं में भी मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे बहुत सारे हाथ के कार्य हैं, कौशल और कलाओं के विकास के अवसर हैं। उन सब को हम अखिल भारतीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी प्रचारित प्रसारित करते हुए देख सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अनुवाद ने अपनी प्रासंगिकता को दिखाया है, सिद्ध किया है, वो इस बात का साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि अनुवादक ने बहुत सी विज्ञापन बनाने वाली, विज्ञापनों के अनुवाद करने वाली ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनके लिए रोजी रोटी, रोज़गार के अवसर पैदा किए हैं। बहुत सारी देश विदेश की जो कंपनियां हैं या जो संस्थाएं हैं जो अपने उत्पाद बनाने और बेचने का काम करना चाहती हैं, उनके मैनुअल्स को, उनके दिशा निर्देशों को, उनकी प्रचार सामग्री को अनुवाद के माध्यम से वो पूरी दुनिया में विक्रय का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य
किया जा रहा है। हम जनहित के, लोकहित के, समाज हित के, राष्ट्र हित के न जाने कितने विज्ञापन ऐसे हैं जिनको देख सकते हैं, जो मद्य निषेध की सूचना देते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से सावधान रहने का संकेत करते हैं, जो तमाम तरह के चिकित्सा संबंधी और जो आने वाले अनेक प्रकार के संकट या चुनौतियां हैं उनसे सावधान रहने की दृष्टि से ये सब निश्चित रूप से अनुवाद के माध्यम से संभव होता है। यही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में हम देख सकते हैं, ये जो टूरिज्म है, इस टूरिज्म को निश्चित रूप से अनुवादकों ने इतना सरल और सहज बना दिया है, इतना बोधगम्य बना दिया है कि आय के साधन सशक्त हो गए। गृह सज्जा की तमाम वस्तुएं हैं या वेशभूषा, आभूषण, इन सब क्षेत्रों में हम देखें तो निश्चित रूप से भारत अपनी प्रतिभा का, अपने कौशल का, अपनी साधना का, अपनी खेल और योग क्षमता का परिचय पूरी दुनिया के सामने दे रहा है। तो इस सब को ध्यान में रखकर अगर हम विचार करें तो ऐसा लगता है कि अनुवाद लगातार अपनी स्वीकृति को बढ़ा रहा है, अपनी प्रासंगिकता को बढ़ा रहा है। अनुवादक के प्रति जो एक पारंपरिक दृष्टिकोण था उसे बदलने का काम भी कर रहा है। इसीलिए इसको एक बहुदिशागामी, बहुआयामी ज्ञान के आदान प्रदान का एक सेतु, ऐसा सेतु बनाकर प्रस्तुत करने का काम अनुवाद और अनुवादक आज कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के कारण, मशीन के कारण अनुवाद का काम अब तुलना में थोड़ा सहज और सरल भी हो गया है। ये एक अलग बात है कि अनुवाद में मशीनी अनुवाद अभी उतना कारगर, उतना सार्थक नहीं है, लेकिन मशीन से किए गए अनुवाद में गति आती है और उसे फिर अनुवादक सहज बनाने का प्रयत्न करता है, उसे फिर सरल बनाने का प्रयत्न करता है, निर्दोष और निष्पाप बनाने का प्रयत्न करता है। यह काम भी अनुवादक निश्चित रूप से कर दिखाता है। तो बात चाहे गृह सज्जा की हो, चाहे पर्यटन की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे मनोरंजन की हो, चाहे शिक्षा की हो, व्यवसाय में आदान प्रदान की हो, बाजारवादी ये जो धनार्जन के तमाम अद्यतन अधुनातन संदर्भ हैं उनकी चर्चा परिचर्चा हो, तो निश्चित रूप से अनुवाद और अनुवादक जो हैं वो अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब खान पान के मामले में हम देख सकते हैं, तमाम देशों के खाद्य पदार्थों का हम किसी भी देश में उपलब्ध होना, उसके मूल में वस्तुतः जो भूमिका है वो अनुवाद और अनुवादकों की है। हम तमाम तरह के आभूषणों और वेशभूषाओं में देख सकते हैं, हम तमाम तरह के पर्व उत्सवों के विनिमय आदान प्रदान की दृष्टि से देख सकते हैं, प्रभाव पैदा करने की दृष्टि को ध्यान में रखकर भी हम देख सकते हैं। खेलों की दुनिया हो या आंखों देखे हाल का संदर्भ हो, हम देख सकते हैं कि जो रनिंग कमेंट्री है उसमें अनुवाद बहुत कारगर भूमिका निभा रहा है। और खेलों की दुनिया में इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, भारतीय खेल हो या दूसरे देशों के खेल हो, उन सब को जब वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, तो वहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमारी भाषाओं में उनका आंखों देखा हाल रेडियो पर, टेलीविज़न पर प्रसारित किया जाता है। केवल खेलों का ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के उत्सवों का, पर्वों का भी अगर प्रसारण होता है, सूचना दी जाती है, उनकी रनिंग कमेंट्री होती है, तो उसमें भी अनुवाद और अनुवादक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बात से यह भी पता लगता है कि सरकार के अनेक प्रकार के निर्देश जो कर्मचारियों अधिकारियों के लिए भी होते हैं और जो देशवासियों के लिए भी होते हैं। हम 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर राष्ट्र के नाम जो राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का संदेश होता है उनको भी देख सकते हैं। जनहित के लिए जो सूचनाएं होती हैं उन सबको, राष्ट्रहित के लिए अनुवाद और अनुवादक की भूमिका
उन्हीं से सुनिश्चित होती है और उसकी बढ़ती हुई महत्ता की ओर हमारा ध्यान अनायास जाता भी है। आज हम पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, इन सब के साहित्य और साहित्यकारों को जान पाए हैं तो अनुवाद के कारण। जैन साहित्य को अगर हम पढ़ पाते हैं तो अनुवाद के कारण। इसलिए अनुवाद ने हमें भारतीयता से जोड़ा है, हमारी पुरानी विरासत और पुरानी धरोहर से जोड़ा है, और लगातार हम जब उस ज्ञान को आत्मसात करते हैं, अनुवाद के माध्यम से पढ़ते हैं, उपकृत होते हैं, लाभान्वित होते हैं, तो निश्चित उससे हम अहंकार मुक्ति भी प्राप्त करते हैं, आत्मविस्तार का अनुभव भी हम करने लगते हैं, हम सन्मार्गगामी भी अपने को पाने लगते हैं। इस दृष्टि से आज के युग को अगर हम देखें, आज के समाज को अगर हम देखें, तो सूचना संचार ने बाजार को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया के उत्पादों को अब हम किसी भी देश में, किसी भी देश के बाजारों में सहज रूप से उपलब्ध देख सकते हैं। भारत की उदारवादी दृष्टि और नीति ने बहुसंचार और बहुराष्ट्रवाद की अवधारणा को अत्यधिक सशक्त बनाया है, प्रबल बनाया है, प्रोत्साहित किया है। भारत विश्व के विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र अब बन गया है। इस व्यावसायिक केंद्र बनने के मूल में उसकी जो आधारशिला है वह अनुवाद है। बहुत सी विदेशी कंपनियां, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनियों की या एमएनसी के रूप में देखते हैं, अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचने के लिए हर सार्थक कोशिश करती हैं, कर भी रही हैं। उसका मूल रूप से प्रेरक कारण है यहाँ के उपभोक्ता, यहाँ के ग्राहक, यहाँ की जनसंख्या, वो देश विदेश की उन उपलब्धियों को, उन उपकरणों को, उन खोजों को निश्चित रूप से लाभान्वित होने के लिए खरीदना चाहते हैं। और इसके लिए उनको उनकी भाषा में यदि वो पदार्थ उपलब्ध होते हैं तो उनकी बिक्री पर बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभावात्मक असर दिखाई देता है। विश्व के न जाने कितने देश इस बात से अवगत हैं, जानते हैं कि भारत के बाजार का दोहन भारतीय भाषाओं के द्वारा ही सफलता से किया जा सकता है। अगर इटली में बना हुआ, जापान में बना हुआ, रूस में बना हुआ या जर्मन में बना हुआ कोई उत्पाद, कोई उपकरण हमें भारत में बेचना है तो वो अपनी भाषा में उसका विक्रय हमारे देश में नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें हमें हमारी भाषा में उसका अंतरण, उसकी जो प्रचार सामग्री है उसका अनुवाद करके मुद्रण, ये सब करना पड़ता है। इस तरह हर विदेशी उत्पादन में अब अनुवाद की पैठ लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, खाद्य सामग्रियों का क्षेत्र हो, गृह सज्जा का क्षेत्र हो, मास मीडिया के तमाम आयामों का क्षेत्र हो या ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, सभी में अनुवाद की प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है। आज के युग में, जिसे हम आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का युग मानते हैं, हम अगर अनुवाद की प्रासंगिकता पर चर्चा करें, विचार करें, तो प्रासंगिकता अपरिहार्यता बन जाती है, अनिवार्यता बन जाती है। किसी भी समाज और देश का विकास अनुवाद के बिना अब संभव नहीं है, ये बात स्वतः सिद्ध होने लगती है। अनुवाद की प्रासंगिकता और परिव्याप्ति का केवल एक ही आयाम नहीं है, उसे तो कई अन्य आयामों के द्वारा भी देखा और समझा जा रहा है। जैसे इन पक्षों पर विचार करें तो हम ये कह सकते हैं कि अनुवाद का अर्थ और स्वरूप ही इस बात का प्रमाण है, वह इस बात को स्पष्ट करता है कि बहुत सारे देशों में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कलाओं का आदान प्रदान होता है। हम तो जानते हैं कि भारत एक कला संपन्न देश है। यहाँ चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो गायन कला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, स्थापत्य कला हो, वाचन कला हो, अभिनय कला हो, इन सब में हम देख सकते हैं कि अनुवाद इसमें कितनी कारगर भूमिका निभा रहा है। हमारे गीतों को, हमारी कविताओं को, हमारी कालजयी रचनाओं को, हमारी नृत्य मुद्राओं को, हमारी योग साधना को अब दुनिया अगर अवगत हो रही है, जान पा रही है, तो उसमें अनुवाद की भूमिका है। हमारी साहित्यिक परंपरा और विरासत को
भारत तो एक बहुभाषा भाषी देश है। हर राज्य के पास अपनी एक भाषा है और 1618 भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों, उपबोलियों के इस देश में साहित्य का तो आगार है। यानी तमिल की अपनी साहित्यिक परंपरा है, तेलुगु की अपनी साहित्यिक परंपरा है, मलयालम की अपनी साहित्यिक परंपरा है, कन्नड़ की अपनी परंपरा है, ऐसे ही महाराष्ट्र में मराठी की, गुजरात में गुजराती की, राजस्थान में राजस्थानी की, पंजाब में पंजाबी की, और तमाम राज्यों की भाषाओं को देखें, उनकी साहित्यिक रचनाओं को देखें, संस्कृत की रचनाओं को देखें, पाली प्राकृत अपभ्रंश की रचनाओं को देखें और हिंदी की 18 बोलियों की जो रचनाएं हैं, उनमें सृजित जो रचनाएं हैं उनको देखें। उन सब के अनुवाद अब युद्ध स्तर पर हो रहे हैं। सांस्कृतिक रचनाओं को देखें, पर्व उत्सव को देखें, आभूषणों को, वेशभूषाओं को देखें, खान पान को देखें, रीति रिवाजों को देखें, संस्कृति और संस्कारों को देखें, ज्ञान विज्ञान के तमाम आयामों को देखें, सूचना संचार और तकनीक के क्षेत्रों में जो सार्थकता है उसके अनुवाद को देखें, मनोरंजन खेल आदि की दुनिया में देखें। रोज नित्य प्रति नूतन जानकारियां हम अनुवाद के माध्यम से वैश्विक धरातल पर आदान प्रदान के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में ये बात असंदिग्ध हो गई है कि दुनिया अब मुट्ठी में सिमट गई है। जनसंचार माध्यमों ने इस बात को और बल दिया है, सशक्त बनाया है, अनुवाद को लोकप्रियता प्रदान की है। सोशल मीडिया को देख लें या पारंपरिक मुद्रित और विद्युतीय माध्यमों को देख लें, सब ने दिन प्रतिदिन इस अनुवाद की रचनात्मक भूमिका को रेखांकित ही नहीं किया, उसकी ओर हमारा ध्यान भी आकृष्ट किया, उसे उद्घाटित भी किया। इसलिए मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता के यंत्रों द्वारा अनुवाद कार्य को संपन्न अब कर ही रहा है, लेकिन जिस मशीन का निर्माण मानव ने किया उसे हम विभिन्न ऐप्स के रूप में देखें, कंप्यूटर के रूप में देखें, तकनीकी विकास के रूप में देखें, उन सब ने भी मिलकर अनुवाद का मार्ग प्रशस्त किया है, उजागर किया है। आज के युग को अनुवाद का युग अगर कहें तो संभवतः यह अत्युक्ति नहीं होगी। आज विश्व संस्कृति को समझने, उसे करीब लाने में मनुष्य की भूमिका सर्वोपरि हो गई है और मनुष्य इस कार्य का निष्पादन अनुवाद के माध्यम से कर रहा है। विश्व साहित्य के अनूदित ग्रंथों ने इस कार्य को और सरल, सुगम और सहज बना दिया है। इसके अतिरिक्त आवागमन, सूचना तकनीक के क्षेत्र में प्रगति के लक्षण, ये सब भी इस बात के साक्षी बन गए हैं, प्रमाण बन गए कि परस्पर लोगों का पर्वतीय क्षेत्र से समतल भूमि पर आना, समतल भूमि से पर्वतीय क्षेत्रों में जाना, पिछड़े क्षेत्रों में जाना या आधुनिक शहरीकरण के महानगरीय जीवन के क्षेत्रों में जाना, देश में और विदेश में आवागमन के लिए ये अवसर तलाश करना, ये पूरा का पूरा सिलसिला जो है वो व्यापक स्तर पर आज दिखाई दे रहा है। अब तो हवाई यात्रा भी सहज और सरल हो गई है। हवाई यात्रा के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली भाषा, उद्घोषणाएं, वो भी अनुवाद के माध्यम से सबके लिए बोधगम्य होती जा रही हैं। ये प्रक्रिया निरंतर बढ़ रही है। हम रेलवे में देखें, हम हवाई यात्राओं में देखें, हम मेट्रो की दुनिया में देखें, हम तमाम तरह के दूसरे साधनों में देखें तो देख सकते हैं कि अनुवाद वास्तव में हमें हमारी दुनिया से जोड़ने का काम कर रहा है। हमारे मध्य एक संवाद जो कहीं विलुप्त हो गया था उसे पुनर्स्थापित करने का काम कर रहा है। वैश्विक स्तर पर हम नई नई जानकारियों को अब हासिल कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। अपनी भाषा में जानने की एक ललक, एक इच्छा जो पैदा हो रही है, उसकी पूर्ति करने में अनुवाद और अनुवादक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक सशक्त साधन बनकर आ रहे हैं। इससे पूरे भारत में, जैसे बहुभाषा भाषी देश के रूप में हम जब भारत को देखते हैं तो अनुवाद की सार्थकता, उसकी आवश्यकता, यह अब और अधिक महसूस होने लगी है, अनुभव होने लगा है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में
शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचा हो जहाँ पर अनुवाद की और भाषा की उपयोगिता न हो। वास्तव में हम देख सकते हैं कि बहुत से नए संसाधनों ने, नए उपकरणों ने व्यापक स्तर पर मानवीय संबंधों के बीच एक मजबूती पैदा की है। अनुवाद की परिव्याप्ति और उसके प्रयोजन पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो निश्चित रूप से ये पता लगता है कि मानव सभ्यता के साथ साथ विकसित एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न भाषाओं के बीच तालमेल बैठाने का और उसके लिए अपनी अपनी भूमिका से अवगत कराने का काम करती है। मानव समाज में एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के निकट आने की दिशा में जो सबसे बड़ी भाषा थी, सबसे बड़ा अवरोध था, वो भाषा का अवरोध था। इस भाषाई अवरोध को अब अनुवाद ने दूर कर दिया है और निश्चित रूप से इसी से अब हम देश काल की सीमाओं को लांघ गए। अब अनुवाद के महत्वपूर्ण प्रदेय ने, अवदान ने हमें इस बात से परिचित और अवगत करा दिया है कि भाषा अब बाधा नहीं है, बल्कि भाषाओं को जोड़कर अनुवाद करके उनके मध्य हम एक सेतु, एक पुल बना सकते हैं और फिर उन भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को, विज्ञान को, तकनीक को, संवेदना को, विचार को हम परस्पर आदान प्रदान भी कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो, ये परंपरा अनुवाद की हमें पूरी दुनिया में दिखाई देती है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व अल्जीरिया के राजा सरगोन ने अपनी विजय की घोषणा विभिन्न भाषाओं में अनुदित करके करवाई थी। ईसा से 400-500 वर्ष पहले यहूदी लोग हिंदू भाषा में होने वाले प्रवचनों को दुभाषियों की सहायता से आर्मेइक भाषा में अनुदित कराकर ही समझते थे। विश्व का प्राचीनतम अनुवाद रोजेटा प्रस्तर पर मिलता है जो लगभग 200 ईसा पूर्व का है और उसमें मिस्र की 2 लिपियों हिरोग्लिफिक और देयांतिक, इनमें इतिहास और संस्कृति का वृत्तांत हमें मिलता है और प्राचीन मिस्र में अनुवाद भी उनके मिल जाते हैं। अगर हम खोजबीन करें, अगर हम परंपरा का अवलोकन करें तो देख सकते हैं कि बाइबल के अनुवाद सबसे पहले व्यापक रूप से हमारे सामने आने लगे थे। इसके पश्चात होमर, प्लेटो की रचनाओं के अनुवाद हुए। पुनर्जागरण काल में यूरोप में यूनान गौरव ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में बड़ी संख्या में अनुवाद हुआ। फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डच, जर्मनी आदि भाषाओं में बाइबल की नई पोथियों के भी पर्याप्त अनुवाद हमें मिले। 1522 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने बाइबल की नई पोथी का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया था। इस तरह इस माध्यम से लूथर ने न केवल जर्मन भाषा को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया, बल्कि अनुवाद में बोधगम्यता पर स्पष्ट रूप से बल भी दिया। काफ़ी हद तक अनुवाद की सैद्धांतिकी पर भी लूथर ने बातचीत की है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में अनुदित साहित्य प्रायः अनुपलब्ध है। उसका एक कारण है कि हमारा प्राचीन वाङ्मय बहुत संपन्न था और सभी स्रोत भी मौजूद थे। अरब और चीन आदि देशों ने भारतीय ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद अवश्य कर लिया और आगे चलकर लौकिक संस्कृत के युग में अंतःभाषिक, अंतर्भाषिक और अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे, किए जाने लगे। प्राकृत के अनेक ग्रंथों के भी संस्कृत में अनुवाद हुए हैं, वो उसकी परंपरा विद्यमान है और हम उसका अध्ययन आनंद ले सकते हैं। आधुनिक काल में अनेक विश्व प्रसिद्ध कृतियों का अनुवाद संस्कृत और भारतीय भाषाओं में हुआ, तो वहीं अनेक भारतीय रचनाओं के अनुवाद भी विश्व की अनेक भाषाओं में लगातार होते रहे हैं। रामचरितमानस का रूसी रूपांतर W. डगलस P. हिल द्वारा किया गया, तो वहीं इसका अंग्रेजी रूपांतर 1952 में N. शांता, M. रोजर्स, B. बाउमर, M. बिडोली इनके सहयोग से रेमुंडो पनिक्कर द्वारा किया गया। इसी तरह वैदिक मंत्रों का संग्रह और अंग्रेजी अनुवाद 1977 में लिंडा हेस और सुखदेव सिंह द्वारा हुआ। इसी तरह कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों के अनुवाद भी होते रहे। आधुनिक युग संचार क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। इस दृष्टि से अनुवाद की प्रासंगिकता जब साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में हम देखें, हमारे पारंपरिक
ज्ञान साहित्य के अंतरण की दृष्टि से देखें तो हमें ये प्रतीत होता है, ये जान पड़ता है कि पूरी दुनिया को एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में देखने की प्रेरणा हमें अनुवाद से भी मिलती है। ऐसी स्थिति में प्रतिक्षण ये आवश्यकता महसूस की जाती है कि कौन सी बात विश्व में किसने कही, क्या कहा, उसका अर्थ क्या है, उसकी सार्थकता क्या है। इससे अगर हम अवगत होना चाहते हैं, तत्काल अवगत होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह कार्य अनुवाद से ही सहज और सुगम हो पाता है। इसी के द्वारा अन्य देशों के विचार, अनुसंधान, राजनीतिक उपलब्धियां, हलचल, गतिविधियां, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराएं, इन सब से भी हम अवगत होते हैं तो अनुवाद ही उसका एक प्रेरक कारण बनता है। अर्थात एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भाषाएं सीख सकता है, ज्ञाता हो सकता है, जब इस पर विचार करते हैं तो हमें लगता है कि मार्ग प्रशस्त करने का एकमात्र उपकरण या साधन वो अनुवाद है, क्योंकि सब भाषाओं की सामग्री को, सब भाषाओं में उपलब्ध विचार को अनुवाद ही है जो भिन्न भिन्न भाषा भाषियों तक पहुंचाने का काम करता है। इस तरह मित्रों, आज के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा, एक अनिवार्य विधा, एक अनिवार्य अनुशासन अनुवाद बन गया है। दूर दूर सीमाओं में बटी मानव जाति आज अनुवाद के माध्यम से ही निकट आ रही है, जुड़ रही है। वस्तु स्थिति यह भी बन गई है कि अनुवाद के द्वारा ही कई मृत भाषाओं को पुनर्जीवन मिला है। पिछले 50 सालों में हमारे जीवन स्तर के हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, मीडिया, संचार साधन, पर्यटन आदि बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और हमारी आवश्यकताएं बदली हैं, लगातार बदल रही हैं। इसके साथ साथ हमारी जीवन शैली में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की नई नई खोजों ने भी हमारे जीवन को यांत्रिक बना दिया है। इसलिए इस बदलते दौर में अनुवाद के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए हैं। पहले अनुवाद का प्रयोग अधिकतर साहित्यिक क्षेत्रों में ही होता था, किंतु अब धीरे धीरे साहित्येतर क्षेत्रों में, ज्ञान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी अनुवाद अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विकास, तुलनात्मक अध्ययन, व्यावसायिक विकास, तकनीकी सूचना, प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां, प्रशासन, विधि, न्याय, ज्ञान विज्ञान, मानविकी, वेबसाइट, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यालयी द्विभाषिकता, इन सभी स्थलों पर हम देख सकते हैं कि अनुवाद की परिव्याप्ति अब हमारे सामने उपस्थित है और हम साहित्यिक और साहित्येतर क्षेत्रों में अनुवाद के निरंतर हो रहे विकास विस्तार को, उनकी प्रासंगिकता और सार्थकता को देख पा रहे हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।